नमस्कार। आज हम ऑडिट रिपोर्ट्स की दुनिया में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं, खास तौर पर भारतीय कंपनियों के लिए। हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनी लॉ से जुड़े कुछ स्रोत हैं। देखिए, मकसद ये समझना है कि जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है ना, तो उसका असल मतलब क्या है। जी। ये सिर्फ हाँ या ना या पास फेल जैसा नहीं होता। इसमें कई परतें होती हैं। तो चलिए इन्हें खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स का, पढ़ने वालों का भरोसा बढ़ाना। भरोसा बढ़ाना, वो हाँ। ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र राय देता है कि क्या ये स्टेटमेंट कंपनी की सही और निष्पक्ष तस्वीर, जिसे हम कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, हम्म। वो दिखाते हैं या नहीं। अच्छा। और ये याद रखना जरूरी है कि स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। जी। ऑडिटर का काम सिर्फ उनकी जांच करना है। ठीक है। तो जो सबसे आम राय होती है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, जिसे लोग क्लीन रिपोर्ट भी कह देते हैं। जी। मतलब सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ, ज्यादातर मामलों में वही होता है। अनमॉडिफाइड मतलब ऑडिटर खुश है एक तरह से। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी। अगर ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई बड़ी गड़बड़ी है, जिसे हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं, या फिर उसे जांच के लिए जरूरी सबूत ही नहीं मिले। ओ, सबूत न मिलना भी एक कारण है। हाँ बिल्कुल, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर ना मिले तो भी ऑडिटर अपनी राय को बदलता है। इसे कहते हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, मॉडिफाइड और ओपिनियन। ये मॉडिफिकेशन 3 तरह के हो सकते हैं। पहला है क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड। हाँ, ये तब होता है जब कोई गड़बड़ी है या सबूत की कमी है जो मटेरियल तो है, मतलब जरूरी है, पर उसका असर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर फैला हुआ नहीं है, परवेजिव नहीं है। अच्छा, मतलब एक हिस्से में गड़बड़ी है पर पूरी रिपोर्ट खराब नहीं हुई। हाँ, कुछ ऐसा समझ लीजिए। एक तरह की कह सकते हैं चेतावनी है ये। ठीक है। और अगर असर फैला हुआ है, मतलब परवेसिव है, तो हाँ, अगर असर परवेसिव है तो दो बातें हो सकती हैं। अगर गड़बड़ी मटेरियल भी है और परवेसिव भी, तो ऑडिटर देता है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स, ये तो सुनने में ही गड़बड़ लग रहा है। बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरोसे के लायक ही नहीं है, वो सही तस्वीर नहीं दिखाते। ये तो समझ लीजिए बिल्कुल लाल झंडी है। बाप रे। और दूसरी स्थिति है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर मतलब? इसका मतलब है कि ऑडिटर को इतने जरूरी सबूत ही नहीं मिल पाए कि वो कोई राय बना सके। मतलब उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि स्टेटमेंट सही है या गलत। और इस सबूत की कमी का जो संभावित असर है वो मटेरियल भी हो सकता है और परवेसिव भी। तो वो कह रहा है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ऑडिटर हाथ खड़े कर देता है कि भाई मेरे पास इतनी जानकारी ही नहीं है कि मैं कोई ओपिनियन दे सकूं। ये परवेसिव या फैला हुआ असर, इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब ये कैसे तय होता है कि असर परवेसिव है या नहीं? हाँ, देखिए, परवेसिव का मतलब है कि मामला किसी एक छोटी मोटी आइटम तक सीमित नहीं है। अच्छा। या तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत बड़े हिस्से को, मतलब सब्सटैंशियल हिस्सा, उसको प्रभावित करता है, या फिर वो किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जो यूजर की समझ के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है, फंडामेंटल है, भले ही वो सिर्फ एक ही डिस्क्लोजर क्यों ना हो। समझ गई। मतलब या तो बहुत फैला हुआ है या फिर बहुत बुनियादी चीज पर असर है। सही। ठीक है। अब राय के अलावा मैंने सुना है लिस्टेड कंपनियों की रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर्स या कैम्स का भी जिक्र होता है। ये क्या चीज है? हाँ, कैम्स, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसे 701 के तहत आता है। ये वो मुद्दे होते हैं जिन पर ऑडिट करते समय ऑडिटर को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ा, सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा रिसोर्स लगा। बिल्कुल, ये अक्सर वो एरिया होते हैं जो ज्यादा जटिल होते हैं या जहां रिस्क ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अब किसी बड़ी संपत्ति का वैल्यूएशन करना या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। इसमें मैनेजमेंट के बहुत सारे अनुमान, जजमेंट शामिल होते हैं, और ऑडिटर को भी अपना प्रोफेशनल जजमेंट बहुत लगाना पड़ता है। तो इससे निवेशकों को क्या फायदा? इससे निवेशकों को यह समझने में मदद मिलती है कि ऑडिट के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन से थे, कंपनी के कौन से एरिया में ज्यादा जोखिम हो सकता है। ये एक तरह से ऑडिट का फोकस एरिया बताता है। अच्छा, ये तो काफी उपयोगी जानकारी है। और कभी-कभी रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ्स भी होते हैं। ये क्या है? हाँ, ये ऐसे 706 में आते हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का इस्तेमाल ऑडिटर तब करता है जब वो किसी ऐसी बात पर यूजर का ध्यान खींचना चाहता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक से बताई तो गई है, डिस्क्लोज्ड है, पर वो यूजर की समझ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि? कोई उदाहरण? अब जैसे मान लीजिए कंपनी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है जिसकी वजह से भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है, या कोई और बड़ी अनिश्चितता हो। ऑडिटर इस पर ध्यान दिलाता है। लेकिन ध्यान रहे, इससे ऑडिटर की राय नहीं बदलती, वो सिर्फ हाईलाइट कर रहा है।
अच्छा, राय वही रहती है, बस एक खास बात पर ध्यान दिलाया जाता है। बिल्कुल। और अदर मैटर पैराग्राफ का इस्तेमाल किसी ऐसी बात के लिए होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं है, पर वो ऑडिट को या ऑडिटर की जिम्मेदारियों को या ऑडिट रिपोर्ट को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं खास भारतीय संदर्भ पर। कंपनी अधिनियम 2013 और कारो यानी कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, इनकी क्या भूमिका है? हाँ, भारत में देखिए ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से ही नहीं चलती। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 143 बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 143। हाँ, ये ऑडिटर पर कई जिम्मेदारियां डालता है। जैसे उसे ये रिपोर्ट करना होता है कि क्या उसे सारी जरूरी जानकारी और स्पष्टीकरण मिले, क्या खाते कानून के मुताबिक सही और निष्पक्ष तस्वीर दिखाते हैं, क्या कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ठीक से काम कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल्स पर भी? हाँ, उस पर भी रिपोर्टिंग करनी होती है। और अगर ऑडिटर को अपने काम के दौरान किसी धोखाधड़ी, फ्रॉड का पता चलता है या शक होता है, तो उसे भी रिपोर्ट करना होता है। ओह, फ्रॉड रिपोर्टिंग भी? जी। और फिर आता है कारो 2020। कारो 2020? ये कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर है। ये हर कंपनी पर लागू नहीं होता। कुछ कुछ छूट है, जैसे बैंकिंग, बीमा, छोटी कंपनियां वगैरह। लेकिन जिन पर लागू होता है उनके ऑडिटर को करीब 21 अतिरिक्त क्लॉज पर रिपोर्ट करना होता है। 21 क्लॉज काफी ज्यादा है। किस तरह की बातें होती हैं इसमें? इसमें बहुत सी चीजें हैं, जैसे क्या कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स का ठीक से रिकॉर्ड रख रही है, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, क्या इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन ठीक से हुआ है, कंपनी ने जो लोन लिए या दिए हैं क्या वो कंपनी के हित में हैं। अच्छा, लोन वगैरह की डिटेल्स भी? हाँ, क्या कंपनी ने अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज जैसे पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, जीएसटी इनका समय पर भुगतान किया है, क्या कोई डिफॉल्ट तो नहीं है बैंक लोन चुकाने में। इस तरह की कई ऑपरेशनल और कंप्लायंस से जुड़ी बातें होती हैं। बाप रे, ये तो कंपनी के कामकाज का पूरा एक्सरे जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। क्यारो रिपोर्टिंग से कंपनी के फाइनेंशियल अनुशासन और कामकाज के तरीकों पर काफी रोशनी पड़ती है। तो संक्षेप में अगर कहें तो एक ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ ये नहीं बताती कि सब ठीक है या नहीं, ये एक बहुत डिटेल्ड कम्युनिकेशन है। बिल्कुल, ये बताती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने भरोसेमंद हैं, ऑडिटर की राय क्या है, क्लीन है, क्वालिफाइड है, एडवर्स है या डिस्क्लेमर है। और ये भी कि ऑडिट के दौरान किन मुश्किल या जोखिम भरी बातों पर खास ध्यान दिया गया, यानी केएम्स। सही। और क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जिस पर निवेशकों को अलग से गौर करना चाहिए, जैसे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में या कारों की रिपोर्टिंग में? तो इन अलग अलग तरह की राय, केएम्स, कारों, इन सब को समझना किसी भी निवेशक या जिसे भी कंपनी की सेहत में रुचि है उसके लिए बहुत जरूरी है। तभी वो सिर्फ प्रॉफिट के आंकड़ों से आगे जाकर कंपनी की असली वित्तीय स्थिति को समझ सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो इस चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए। अब जब हम ऑडिट रिपोर्ट के इन अलग अलग पहलुओं को थोड़ा बेहतर जान गए हैं, तो क्या ये किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को आंकने के हमारे तरीके को बदलेगा? क्या अब हम सिर्फ प्रॉफिट के आंकड़ों से आगे देखने की कोशिश करेंगे? सोचने वाली बात।